नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि हर मर्ज की दवा होती है, लेकिन अगर दवा को ही महंगाई का मर्ज हो तो फिर दवा क्या हो? यह गंभीर सवाल है, क्योंकि सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं महंगाई के रोग से ग्रसित हो चुकी हैं। कोई 15% महंगाई से ग्रसित है, कोई 25 से 30% महंगाई से ग्रसित है। इलाज सरकार के पास है, लेकिन लगता है कि खुद लाइलाज सरकार नजर आ रही है। महंगाई अब खाने की चीजों से आगे बढ़ते हुए जिंदगी बचाने वाली दवाओं तक को अपनी जद में ले चुकी है और यह दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जरूरी है कि सरकार नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में फॉर्मुलेशन के दायरे को बढ़ाए। अगर ऐसा होगा तो दवाएं सस्ती हो सकती हैं। हालांकि सरकार कहती है कि रॉ मटेरियल विदेशों से आता है और रॉ मटेरियल की कमी की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। तो फिर भारत आत्मनिर्भर कब तक बनेगा और विदेशों को वैक्सीन देने वाला भारत खुद अपनी दवाओं के लिए रॉ मटेरियल कब तक बनाएगा? सवाल यह भी कि जिन कंपनियों ने मौके का फायदा उठाते हुए दाम बढ़ा दिए हैं, उन पर कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? क्योंकि हर कोई पूछ रहा है कि हर मर्ज की दवा के इस महंगाई वाले मर्ज का इलाज क्या होगा। इस दौरान सवाल यह भी है कि जब भारत एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का 70 से 80% चीन से आयात करता है, तो फिर आत्मनिर्भरता की बात करना क्या बेईमानी नहीं है? सवाल यह भी है कि केएसएम यानी कि की स्टार्टिंग मटेरियल का आयात भी चीन से करता है और चीन ने 15 से 20% दाम बढ़ा दिए हैं। तो क्या भारत में किसी भी तरीके से दवाओं के दाम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका फॉर्मुलेशन के दायरे को बढ़ाना है और क्या यह मुमकिन है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद। हमने पॉलिटिकल पार्टी से किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका सही जो आंकड़ा है वो आप तक पहुंचे और इस पर बहस हो तो सार्थक हो, शोर ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व औषधि नियंत्रक अजय जैन जी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कालानी जी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर नवीन सांगी जी, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरबी पुरी जी और हमारे सहयोगी और मेडिकल बीट को देखने वाले विकास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं सर नवीन सांगी जी आपके साथ। सर, जो काउंसिल है वो इस तरीके के सजेशन तो देती होगी कि इतने इतने फॉर्मुलेशन है, अब वर्तमान स्थिति इस तरीके की हो चली है, फॉर्मुलेशन के दायरे को बढ़ाया जाए, या फिर आने वाले वक्त में इन मेडिसिन की ज्यादा जरूरत होगी, उत्पादन कम होने या रॉ मटेरियल की कमी की वजह से दाम बढ़ सकते हैं, उस पर पहले से फोकस किया जाए। इस तरीके के सजेशन दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते सर? सजेशन रेगुलर हमारी तरफ से एसोसिएशन और काउंसिल दोनों देती है सरकार को जी, और सरकार को भी क्या है कि इस जो भी एनपीपी की टीम है या जो भी ऑफिसर्स हैं सेंटर एक्ट के अंदर जो भी आते हैं, उनको स्टेट वाइज इन चीज़ों पे निगरानी रखनी चाहिए कि कब कौन सा मौसम आ रहा है, कौन सा सॉल्ट की डिमांड ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा सा वो इस तरह मार्केट में घूमें और इस तरह का सर्वे करें तो ज़रूर इसमें मतलब कंट्रोल आ सकता है जी। और कंपनियों को भी मतलब जो भी सॉल्ट है उनके पास पहले से रहता है कि सीजन के हिसाब से पता रहता है कि किस दवाई मेडिसिन की डिमांड आएगी, तो वो बल्क अपना सॉल्ट पहले से परचेज करके रखते हैं, या उनको इस तरह की सुविधा दी जाए कि वो रखें ताकि रेट बढ़े तो उस समय पब्लिक को उसका सामना नहीं करना पड़े। जी ठीक है। विनोद कालानी जी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी उनको पहले से पता होगा कि हमारे पास इसकी किल्लत हो सकती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तरीके की स्थिति हो सकती है। कोरोना के वक्त में मेडिसिन का कंजप्शन बहुत ज्यादा रहा, यह भी चीज उनके जहन में होगी। क्या यह मजबूरी है कि 15 से 20% दाम बढ़ाए गए क्योंकि बाहर से रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, एसेंशियल मटेरियल महंगा मिल रहा है, या फिर मौके पर चौके वाली स्थिति है कि लोगों को जरूरत है दाम बढ़ा दिए जाए, जेब पर भार जनता की डाला जाए और अपनी जेब भर ली जाए? नहीं, ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और एक पूरी कंट्री में इसमें जो सेंट्रल एक्ट है और स्टेट्स का अपना एक्ट है
और पूरी जो प्राइस कंट्रोल इस पे लागू है। प्राइस कंट्रोल मैं आपको बताना चाहूँगा 2 तरीके से है। एक तो जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं जिनमें सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है और उसका जो एनुअल इंक्रीज होता है वो जो आपकी WPI होती है उसके हिसाब से आप वो इंक्रीज 1% है 2% है उस तरीके से, या उससे ज़्यादा अगर जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका ज़्यादा है तो आप एनुअली एक बार बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्लीट दवा फॉर्मुलेशंस ये सब प्राइस कंट्रोल के अंडर आती है। आप जैसे बता रहे थे कि भाई इसका दायरा बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक कैटेगरी आती है नॉन शेड्यूल्ड ड्रग की जी, जो कि उसमें कोई भी कंपनी साल में 10% इंक्रीज ले सकती है डिपेंडिंग ऑन उनकी अपनी कॉस्टिंग क्या है, उसमें प्राइस इंक्रीज क्या है, उस हिसाब से वो अपना 10% इंक्रीज ले सकती है। पर जो ये 399 ड्रग्स जो NPPA के उसमें शेड्यूल में कवर्ड है उससे रिलेटेड जो भी कॉम्बिनेशंस भी हैं वो सब बेसिकली कंट्रोल्ड आइटम्स हैं, उनमें मनमर्जी प्राइस नहीं बढ़ा सकते जी। जबकि अभी जो आपने जैसे बताया चाइना के बारे में, जैसे हमारी 70-75% ड्रग्स चाइना से इंपोर्ट हो रही है जी, और इनमें ड्रग मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग जैसे आपने KSM बताया, इंटरमीडिएट्स हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी भले ही वो API इंडिया में बन रहा हो वो हमारी चाइना पे है। अब इसके लिए पिछले 3-4 साल 2 सवाल मैं इससे जुड़े जानना चाहूंगा। पहला सवाल तो ये कि जब सारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है तो ऐसा क्यों है कि एक कंपनी 15% 20% दाम बढ़ा रही है और दूसरी कंपनी दाम बढ़ा ही नहीं रही? सबको तो वहीं से मिल रहा होगा सर। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस फॉर्मुलेशन की आप बात करें, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये बीच का रास्ता नहीं निकालती कि उस फॉर्मुलेशन में एक और सोल्ट को ऐड कर दिया जाए, मिनिमम मात्रा में कर दिया जाए, फॉर्मुलेशन चेंज होगा, मनमाने दाम वो लगा सकते हैं? क्या इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है? नहीं, वो चीज़ पूरी कंट्रोल हो गई। ये आप जो बात कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात है। इसके बाद जो एक जितनी भी FDCs हैं इसका जो अप्रूवल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया जी। अब इस तरीके की कि भाई आप कोई भी चेंज करके डाल दें वो पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रॉपर स्टडीज होकर ही हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज मन मर्जी अभी कोई नहीं कर सकता जी। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत हाईली रेगुलेटेड है। जहाँ तक प्राइजेस का आप जो ये पिंच महसूस कर रहे हैं इसके कई कारण है। जैसे मैं आपको बताऊंगा पिछले जो प्री कोविड पीरियड और कोविड अभी आज के दिन रॉ मटेरियल प्राइजेस इस बेहिसाब बढ़ गए हैं जी, जिसका मतलब अंदाज नहीं है। आप जैसे पैरासीटामोल जैसी ड्रग प्री कोविड प्राइस में 300 रुपए किलो चलती थी जी, आज वो 900 और 1000 रुपए किलो में उसकी अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क है जी। आपको कोई हाँ करने को नहीं, लेकिन सवाल दूसरा मेरा आपसे ये था कि एक कंपनी बढ़ा रही है दूसरी नहीं बढ़ा रही है, अवेलेबिलिटी तो सबके लिए बराबर होगी ना सर, प्राइस सबके लिए हाइक हो रहे होंगे। देखिए साहब, ये जो फिनोमिना है ये सब कंपनी का अपना अलग अलग मार्केटिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। आज मैं कंपटीशन में कोई प्राइस बढ़ाना चाहता हूँ, किसी की डिमांड ज़्यादा है उसको 10% जैसे मैंने आपको बताया एनुअल इंक्रीज परमिटेड है, उसने बढ़ा लिया और कोई कंपनी ने नहीं बढ़ाया तो वो मेरी चॉइस है कि मैं नहीं बढ़ाऊँ, और बढ़ाऊँ तो मुझे परमिटेड है कि हर अप्रैल में मैं 10% प्राइस इंक्रीज नॉन शेड्यूल्ड ड्रग पे, नॉट शेड्यूल्ड। ठीक है, ठीक है। आरबी पुरी जी हमारे साथ हैं। आरबी पुरी जी, क्या इस पूरे प्राइस हाइक का राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के जरिए जो एक सर्वे जाहिर होता होगा, प्रॉफिट और लॉस में कोई फायदा या नुकसान हो रहा है? पहले क्लाइंट को कितना फर्क पड़ता था, अब क्लाइंट को कितना फर्क पड़ रहा है, या कहें कि मरीज को ही कितना फर्क पड़ रहा है सर? क्योंकि आप सीधा डील करते हैं उससे, रिएक्शन तो आते होंगे। ये तो मानने की बात है कि अगर रॉ मटेरियल के रेट बढ़ रहे हैं तो प्राइस तो बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो उपभोक्ता पे होता है, पेशेंट पे होता है जो दवाई खरीदता है जी। तो ये अक्सर हमारे पास बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं कि दवाई महंगी हो रही है, दवाई जो है वो लेने में हम असमर्थ हैं जी, और उसके लिए हम खासकर हम अपने जो अखिल भारतीय संगठन है हमारा, उसके माध्यम से हम गवर्नमेंट से इन विषयों पर समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं जी, और उनके नोटिस में लाते हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं जिनके रेट बढ़े हैं उनका कुछ न कुछ कार्रवाई करके कंट्रोल किया जाए जी। सर दूसरा सवाल, अमूमन हम देखते थे कि कोई अगर दवाई लेने जा रहा है मेडिकल स्टोर पे, उसको 5% डिस्काउंट भी मिल जाता था, 10% भी, 20% भी। क्या उसमें कोई कमी इस वक्त हुई है? क्योंकि रेट बढ़े हैं, जाहिर आपको दवाएं महंगी मिल रही होंगी,
डिस्काउंट अभी भी उतना ही चल रहा है, मरीज को थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है? मैं ये समझता हूँ कि दवाई के काफ़ी कंपटीशन है दवाई के अंदर, और पिछले दिनों खासकर जो रिटेलर है उनको सरकार की तरफ से 20% का मार्जिन जो है MRP पे फिक्स है मार्जिन उनका, और 20% मार्जिन होने के कारण वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और 5-5, 10-10% मार्जिन जो है रिटेलर को अपने ग्राहक को देते हैं। ठीक है। लेकिन इन दिनों जबकि दवाई की शॉर्टेज हुई, दवाइयाँ शॉर्ट आ रही हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी कम से कम मार्जिन देना चाहेगा और उसका लाभ खुद उठाना चाहेगा। अजय जैन जी, औषधि नियंत्रक रहे हैं सर आप, किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है? केंद्र तक रिपोर्ट किस तरीके से पहुंचती है कि किस सॉल्ट की जरूरत है, किस मेडिसिन की आने वाले वक्त में जरूरत है, और उसको किस तरीके से जनता के बीच में प्रचुर मात्रा में पहुंचाया जाए ताकि कालाबाजारी ना हो, दाम ना बढ़े? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत 71 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर शुरू किया था जी। उसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहे और अभी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 लागू है। उसके अनुसार जो प्राइस फिक्स करती है उसमें जो नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें लगभग 399 फॉर्मुलेशंस हैं जी। वो सभी दवाइयों की प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है और उसका भी उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है जी। उस फार्मूले के तहत वो प्राइस फिक्स की जाती है। ये सब दवाइयाँ शेड्यूल्ड दवाइयाँ कहलाती हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ शेड्यूल्ड नहीं हैं उनकी प्राइस जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अपनी खुद रखता है और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है जी। हालांकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके ऊपर या नीचे होने पर, जैसे अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ जाता है तो उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 अप्रैल से उस पर्टिकुलर ड्रग की प्राइस इंक्रीज कर देती है जी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कारण से उसकी प्राइस नहीं इंक्रीज करती है तो मैन्युफैक्चरर खुद ही होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार प्राइस को रिवाइज कर सकता है और उसकी इंटीमेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। तो आप ये कह रहे हैं सर, इस वक्त जो 15 से 20% के आसपास का हाइक है मेडिसिन के अंदर, वो एक सामान्य प्रोसेस है जो सालाना हो सकता है? हाँ, अब ये किसने किया और किसने नहीं किया, और होलसेल प्राइस इंडेक्स के कैलकुलेशन में अगर उसने ऐसा किया है तो वो ऐसा कर सकता है और उसकी सूचना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है। अगर उसने ऐसा नियम के अनुसार नहीं किया है तो जो स्टेट गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उनका ये काम है कि वो मार्केट सर्वे करके इस तरह की सूचनाएं संकलित करें और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करें जी, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले सके। ठीक है विकास, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दाल सब्जी महंगी है, एक बार आम आदमी सोच लेता है कि चलिए दाल में पानी ज्यादा डाल के पतली करके खा लेंगे, दाल थोड़ी कम लगेगी, या मिर्च ज्यादा डाल देंगे। तेल का भी हाल वही है, बाकी चीजों का भी हाल वही है, गाड़ियों का हाल भी वही है। लेकिन दवा एक ऐसी चीज है, अगर डॉक्टर साहब ने लिख दी कि 3 टाइम लेनी है तो 3 टाइम लेनी है, खाना खाए ना खाए दवाई लेगा वो। अब दवाएं भी अगर इस तरीके से महंगी होगी तो आम जीवन तो वैसे ही लड़खड़ाया हुआ है, लड़खड़ा कर अस्पताल पहुंचेगा तो जेब और ज्यादा लड़खड़ा जाएगी। आपको लग रहा है सब कुछ सही हो रहा है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? भैया देखिए, अगर दवाओं की बात करें और दवाओं पर जैसे आपने कहा कि दाल में कुछ वो पानी मिला के काम कर सकता है, और दवा की बात करें तो दवा में अगर किसी डॉक्टर ने उसको सॉल्ट नहीं, किसी कंपनी के नाम की अगर दवा भी लिख के दे दी तो मरीज का इतना विश्वास होता है डॉक्टर के ऊपर कि वो उस कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी की दवा तक नहीं लेता है। चाहे दुकानदार कितना उसको कहे कि एक सेम सॉल्ट की दवा है, आप दूसरी दवा ले सकते हैं, लेकिन वो उस कंपनी की ही दवा लेगा। इतना विश्वास जो है वो डॉक्टर पर मरीज करता है। यही वो वजह है कि जो मरीज है वो खुद अपने आप को जो ठगा सा महसूस कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि कोविड काल में हमने कोविड के पहले भी देखा और कोविड काल के वक्त भी देखा, एक क्राइसिस जो है वो डेवलप किया जाता है, और क्राइसिस डेवलप करके और फिर उसके आड़ में जो रेट्स बढ़ाई जाती है। अभी विनोद जी ने कहा कि रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, तो आपने एक सवाल भी किया कि सारी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, ठीक बात। लेकिन कुछ कंपनियां आप देखिए, आप अगर हम बात करें कुछ बहुत ही जनरल दवाइयां जो कि बहुत मोंटेगेल्सी की बात करते हैं, सर्दी जुकाम बुखार में काम आती है, लोसाटन की बात करते हैं जो कि बीपी के मरीजों में काम आती है,
ये दवाइयाँ रूटीन में काम आती है। जैसे ही कोविड आया, कोविड में मोंटेकेल्सी की डिमांड बढ़ी तो उसके साथ उसके रेट में ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज किया गया। ऐसा नहीं कि एक कंपनी बढ़ाया, 3 कंपनियां जो मार्केट में, तीनों ने एक साथ रेट के दाम बढ़ाए। उसके बाद पैरासीटामोल है, उसके दाम भी ऐसे बढ़ाए। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो एपीआई जो है वो करीब 70% के आसपास हम बाहर से मंगाते हैं। और अगर आयात की बात करते हैं तो भारत जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है दवाओं के हिसाब से, चाहे वो एपीआई की बात करें, चाहे वो और अन्य दवाओं की बात करें। और अगर आंकड़ों पे देखते हैं तो तकरीबन 12 मिलियन टन एपीआई जो है हिंदुस्तान के अंदर आता है, जिसकी कीमत जो अगर बात करें 24,900 करोड़ रुपए की लागत की ये बात आती है। हालांकि अब कोविड जब आया था उसके बाद में केंद्र सरकार ने इस बात को एनालिसिस किया कि वास्तव में जो एपीआई जिस पे हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं उसको हमारे देश के अंदर ही डेवलप किया जाना चाहिए। इसीलिए सरकार ने प्रावधान रखा है, जो एक पूरा 5 साल की योजना बनाई, जिसमें करीबन 6,500 करोड़ का प्रावधान रखा है एपीआई को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें अब जबकि आग लगी तब कुआं ढूंढना, वो वाली कहावत सुनेरी, क्योंकि जो हिंदुस्तान है अगर वो पहले से ही अपने आप में ये तैयारी रखता है कि जिससे कि जो ज़रूरतें पड़ती है, हम कच्चे माल पर क्यों डिपेंडेंट है, हमारे जो जितने भी रॉ मटेरियल है वो बाहर से आते हैं और यहाँ जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो पूरी तरह डिपेंडेंट बाहर पे है। तो एक तो ये कि भारत को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया गया है, या फिर भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाया। हालांकि अब उस तरफ सोचा जा रहा है, लेकिन साथ में दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या वास्तव में एक एपीआई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से रेट बढ़े हैं। क्योंकि जैसे जो कोविड आया, क्राइसिस हुआ, हम बात करें एक दवा की नहीं, किसी भी तरह की, और आप इक्विपमेंट की बात करेंगे दवा के अलावा, उनके भी दिमाग, चाहे आप करेंगे कोविड के अंदर बीपी नापने की मशीन है, चाहे वो शुगर नापने की मशीन है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके दाम में भी एकाएक बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यानी कि अजय जैन जी कह रहे हैं, विनोद कालानी जी कह रहे हैं कि होलसेल इंडेक्स प्राइस के अंतर्गत आप 10% तक बढ़ा सकते हैं अगर वो जायज है। तो अगर उस तरीके से रेट बढ़े हैं तो क्या वाकई में हम इसको कहें कि जनता को लूटा जा रहा है? इसमें एक बात हो रहा है कि जैन साहब ने बताया कि राजस्थान मतलब स्टेट जो एजेंसियां हैं उनको ये रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन स्टेट की एजेंसियां हैं वो अपना पूरा काम नहीं कर पाती है। औषधि नियंत्रक संगठन की बात करें तो उनके अलग जो एजेंडे होते हैं वर्किंग करने के। तो जो सरकार को, केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए स्टेट से कि वास्तव में बाजार के अंदर क्या हालात है, वास्तव में बाजार के अंदर किस तरह से डिमांड बढ़ रही है, वास्तव में किस सोल्ट की डिमांड बढ़ रही है, कौन सा सोल्ट ज़्यादा बाजार में बिक रहा है, उस सोल्ट की क्या कीमत बढ़ रही है। इसको लेकर के स्टेट एजेंसियाँ जो है वो एक कह सकते हैं पारदर्शिता तरीके से काम नहीं करती है और ना ही सेंटर को अपनी रिपोर्ट भेजती है, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं स्टेट और केंद्र दोनों के बीच में समन्वय की स्थिति जो है ना वो नहीं बन पाती, जिसकी वजह से जो बाजार की वास्तविक स्थिति है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। एक और सवाल, क्योंकि जब मैं विनोद कालानी जी से बात कर रहा था, आप भी सुने होंगे, मैंने एक सवाल किया था कि 390 के आसपास जो फॉर्मुलेशन है उसमें एक साल्ट को पिंच मात्र, मतलब थोड़ा सा उसमें ऐड करके उसके फॉर्मुलेशन को चेंज करके और फिर प्राइस को अपने हिसाब से निर्धारित किया जाता है। उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि ये सब 10 साल पहले होता था, अब नहीं होता है। क्या वाकई में इस वक्त ये नहीं होता है? देखिए, आप देखिए किसी भी तरह का, चाहे लोसार्टन की बात करते हैं, किसी भी सॉल्ट के अंदर एक जरा सा इंटीग्रेट जोड़ा जाता है, उसका नाम बदला जाता है और उसके बाद में उसको उस दवा से बाहर कर दिया जाता है। अमूमन ऐसे कोविड के अंदर भी कई कंपनियां ऐसी इसमें ऐसा हुआ है कि सॉल्ट का नाम जो है बदला गया, थोड़ा सा उसमें ऐड किया गया है और उसके बाद उसको बदलाव करके उसके रेट्स जो है वो बाजार रेट पे कर दी गई है। इसके साथ ही आप दूसरा एक कारण और देखिएगा, हमने खबरों में बताया हमारे, पैकिंग का पैटर्न बदला गया। आप देखिए पर्दे के पीछे किस तरह से उपभोक्ताओं को मार पड़ती है उसका देखिए। पहले 10 के पैकेट के अंदर दवा का जो है पैकेट आता था, उसको 15 का किया, 20 का किया, 25 का किया, 30 का किया। अमूमन देखने को मिलता है कि रूटीन में अगर हम मरीज जाता है तो डॉक्टर 7 दिन की दवा लिखता है, 10 दिन की दवा लिखता है, लेकिन अगर उसको पैकिंग के अंदर 15-20 दिन की दवा मिलेगी तो काफी उपभोक्ता ऐसे हैं तो दवा ले तो लेते हैं। दवा लेने के वक्त अब कई बार दुकानदार कहता है कि हम 20 पूरा पैकेट देंगे, और कई राज्यों में तो ये भी स्थिति है कि पूरा पैकेट ही लेना मैंडेटरी किया हुआ है। वहां पे पैकेजिंग में पैसा बचाया जाता है और फिर दवा वो खराब भी होती है और मरीज को खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल वही बात है। चलिए वापस बात करते हैं उस मर्ज की जिसका इलाज हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मर्ज के लिए दवा चाहिए होती है और दवा खुद महंगी हो जाए तो इस मर्ज का इलाज फिर क्या हो। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। विकास, हम बात कर रहे थे उस फॉर्मुलेशन की जिसके रेट नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर उसमें कुछ और ऐड कर दिया जाए तो फिर रेट कंपनी अपने हिसाब से बढ़ा लेती है। सवाल मेरा इसके साथ ये भी है कि फॉर्मुलेशन की जो संख्या है उसको बढ़ाया कैसे जाए, ये निर्धारित कैसे होता है, और अगर इस वक्त फॉर्मुलेशन की वजह से ही समस्या हो रही है तो क्यों सरकार ये कदम नहीं उठा रही कि फॉर्मुलेशन की संख्या को बढ़ा दिया जाए?
देखिए विजेंद्र, फॉर्मुलेशन को बढ़ाने का भी एक पैटर्न है। सरकार फीडबैक लेती है राज्यों से और उसके बाद में देखती है कौन कौन सी दवाइयाँ जो बाजार में इनकी रेट बढ़ रही है, उसी हिसाब से वो फॉर्मुलेशन को तय करती है कि ये फॉर्मुलेशन जो वो ज़्यादा बिक रहा है, उस हिसाब से उसको आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है। लेकिन हमने बताया कि राज्यों से जो रिपोर्ट्स है, राज्यों की जो फीडबैक है, वो प्रॉपरली जो है ऊपर नहीं पहुँच पाता है। यही वो वजह इसकी वजह से कि जो दवा जिसका बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा उसका उपभोग हो रहा है, उसके बारे में जो सूचना है, हालांकि केंद्रीय एजेंसी अपने स्तर पर काम करती है, अपने हिसाब से कंपनियों से लेकिन रिपोर्ट राज्य लेती है। सरकार, जो राज्य औषधि नियंत्रक है, बाकी जो भी है जिनको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, वो सालाना रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। केंद्र को मांगनी पड़ती है या खुद देनी होती है? देखिए ऐसा पूरा पैटर्न नहीं है। जो दवा बढ़ती है, जब अगर रेट बढ़ता है या फिर उसके कैपिंग होनी चाहिए इस तरह की, तो वो अपने हिसाब से सुझाव देते हैं। राज्य जो है केंद्र को सुझाव देने चाहिए, ताकि जी, और सूचना भी देनी चाहिए कि सरकारी सिस्टम है और सरकारी सिस्टम में मुझे लगता है अजय जैन जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। अजय जैन जी, इसका जवाब दीजिए सर, ये किस तरीके से रिपोर्ट तैयार होती है, कैसे जाती है, कैसे एग्जीक्यूट करती है? सभी राज्य सरकार में जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे राज्य से सभी जिलों से एक सूचना लेता है हर महीने कि उस पर्टिकुलर जिले में किस औषधि का शॉर्टेज है जी, और कोई ऐसी औषधि है जो बिल्कुल नहीं मिल रही है। वो सूचना एग्जाई करके ऑफिस में आती है और फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को उस महीने की सूचना इस संबंध में उनको आगाह किया जाता है कि किस औषधि की किस जिले में कहाँ पर कितनी शॉर्टेज है या बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है जी। तो ये सूचना मंथली भेजी जाती बेहतर है। तरीके से काम कर रहा है सर, या माने जिस तरीके से सरकारी तंत्र काम करता है उसी तरीके से काम कर रहा है? रिपोर्ट बनती नहीं है, जाती नहीं है, और इसलिए फिर इस तरीके के हालात बनते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट हर माह को भेजी जानी आवश्यक है। सर जाती है? जाती है अब, लेकिन उसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सूचना इकट्ठी होती है, तो वहाँ का अधिकारी कितनी सही रिपोर्ट देता है कि वाकई उसने सर्वे करके ये बात जानी है कि वहाँ शॉर्टेज है उस चीज़ की या वो उपलब्ध नहीं है जी। अगर वो ऐसी सूचना देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इमीडिएटली डिजिटली भी इंफॉर्मेशन किए हैं इससे पहले, और मंथली रिपोर्ट तो हार्ड कॉपी पर जाती ही है जी। अगर में बहुत कुछ छिपा हुआ है सर, आपने जो पूरी लाइन के बीच में अगर इस्तेमाल किया ना, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि अगर दवा भी महंगी हो जाएगी तो फिर जिंदगी में बचेगा क्यों? क्योंकि इससे पहले पानी, तेल, बिजली सब तो महंगा हो चला है। अब बीमार आदमी को दवा भी महंगी मिलेगी तो जिएगा कैसे? बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व औषधि नियंत्रक अजय जैन जी, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कालानी जी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर नवीन सांगी जी, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरबी पुरी जी, और हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन विनोद कालानी जी, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, 2-3 तरीके के सवाल ब्रेक से पहले निकलकर सामने आए। पहला तो ये कि पूरा पैकेट खरीदना पड़ता है। अब किसी को चाहिए 6 दवाएं, पैकेट में है 10 या 15, क्या ये नेशनल वेस्ट नहीं मेडिसिन का? पहला सवाल। दूसरा है कि जब ये कहा जा रहा है कि हर महीने रिपोर्ट तैयार होती है और वो रिपोर्ट केंद्र तक पहुंचती है, तो फिर इस तरीके की किल्लत क्यों सामने आती है? उसके लिए तो एक बी प्लान होना चाहिए। ये जो आप किल्लत की बात कर रहे हैं, ये जो कोविड पीरियड गया, ये इतना अनसर्टेन समय था कि जिसमें कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। जैसे आज एक पैरासीटामोल जैसी चीज़ देखें तो उसका कंजम्पशन बेहिसाब बढ़ गया। तो अब उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो पैरासीटामोल एपीआई जो हम खरीदते हैं, अब वो पैरासीटामोल एपीआई बनाने वाला फर्दर अपना जो केएसएम्स है या जो इंटरमीडिएट्स है वो खरीदता है, चाइना से खरीदता है। जैसे अभी फिनॉल की रेट बहुत बढ़ गई जी, उससे पैरासीटामोल बढ़ गया। तो ये पूरी चेन है सर। अभी जैसा आपने कहा कि सरकार की रिपोर्टिंग, सरकार को आज सब, जैसे दिल्ली सरकार है, हमारी नेशनल एसोसिएशन है, मैं एक एसोसिएशन में अध्यक्ष भी हूँ। हमारी परसों प्राइम मिनिस्टर से शाम को मीटिंग है, उन्होंने सभी सेक्टर को कॉल कर रखा है। गवर्नमेंट सारी अवेयर है, हम ऑलरेडी उनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि सब जिस हिसाब से दवाइयों की प्राइस बढ़ रहे हैं, आप इसको अलर्ट होइए। मैं आपको छोटा एग्जांपल बताऊंगा। जैसे जो मेटफॉर्मिन आपकी काम आती है डायबिटीज़ में, वो 240 रुपये किलो होती थी, आज 400 रुपये किलो हो गई। विटामिन B6 जैसी चीज़ 1600 रुपये किलो थी, 2600 रुपये किलो हो गई। आपके एंटीबायोटिक्स में देखें, सिफैक्सिम 8,500 रुपये किलो था, 11,000 रुपये किलो हो गया। क्लोरोजोक्साजोन जो एक पेन किलर है 850 रुपये था, 1250 हो गया। PVC जो हम ये आपकी जो फॉइल वगैरह में टैबलेट्स में काम आती है,
जो 80 रुपए किलो थी 200 रुपए किलो हो गई। नहीं, लेकिन सर जो रेट आप बता रहे हैं इसके हिसाब से तो 100 गुना से, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया एक तरीके से। इतना थोड़ी ना एपीआई का रेट बढ़ गया होगा सर। नहीं सर, एपीआई फ्रेट, आज फ्रेट डबल ट्रिपल हो गया सब, एक्सपोर्ट आज सारा इफेक्टेड है। हम तो गवर्नमेंट से ये गुहार कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जिस हिसाब से दवाइयों की, पैकिंग मटेरियल की, फ्रेट की ये रेटें बढ़ रही हैं, आप इसमें एक टास्क फोर्स बनाएं जो रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल के प्राइसेस को कंट्रोल करें जो फर्दर आ रही है। अदरवाइज आने वाले टाइम में कहीं शॉर्टेजेस नहीं हो जाए। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं कि दवा के प्राइसेस, सर्टेन दवाओं के प्राइसेस बाजार में बढ़े होंगे जो रेगुलर वे में बढ़े होंगे। अगर इरेगुलर वे में कोई बढ़े तो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, उस पर कुछ जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बट हमारी सोच अलग और प्रॉब्लम्स अलग आ रही है इंडस्ट्री की, कि हमें मटेरियल नहीं मिल रहा। जो पहले हम रोलिंग प्लान देते थे कि मुझे नेक्स्ट 3 महीने का ये रिक्वायरमेंट है, मैं बाजार में अपनी डिमांड देता था, आज वो डिमांड लोग सप्लायर्स लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी आप आज का रिक्वायरमेंट बता दो, 1 महीने बाद की रेट 1 महीने बाद देखेंगे। प्लस इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं उससे बड़ी अनसर्टेन माहौल हो रहा है। अब जो आप शॉर्टेजेस की बात समझने में समझिएगा कि आने वाले 1 महीना 2 महीना बड़े क्रिटिकल होंगे, और सरकार जहां तक अभी कह रहे हैं बिजली की किल्लत नहीं, दवाओं की भी किल्लत होने वाली आने वाले बिल्कुल साहब, उसमें बिजली की किल्लत, पेट्रोल, डीजल, एल्यूमिनियम प्राइस इंक्रीज, पीवीसी प्राइस इंक्रीज, चाइना, सो मेनी फैक्टर्स आर। इवन चाइना में कोल की प्रॉब्लम है, चाइनीज फैक्ट्रीज बंद हो गई। हम ब्लाइंडली किसी को भी ब्लेम करें, वो सिचुएशन नहीं है। देयर कैन बी। विनोद कालानी जी, सर ये तो मानकर ही चलूं कि सिर्फ एपीआई या बाहर से जो हम खरीद रहे हैं उसी से इफेक्ट नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से भी इफेक्ट हो रहा है, पैकेजिंग से भी इफेक्ट हो रहा है, और बाकी जो इंडस्ट्री काम करी है उससे भी इफेक्ट हो रहा होगा। उसमें बिजली भी एक कारण हो सकता है, रेट शायद इनकी वजह से बढ़ रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि भारत आत्मनिर्भर हो, बाहर से रॉ मटेरियल ना खरीदना पड़े, इसके लिए किसी दिशा में काम हो रहा है? क्योंकि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक ये कहना ही बेईमानी है कि हम रेट को कंट्रोल कर पाएंगे या स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें मैं आपको एक कहना चाहूँगा साहब, भारत सरकार इस पे पिछले कुछ समय से काम कर रही है, बट वो इनफ नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं साहब, जैसे एंटीबायोटिक बनाने के लिए हमारी 100% डिपेंडेंसी आज इंपोर्ट्स पे है, और उसमें 80% आप समझे चाइना से है। अब इसमें जैसे ये जो एंटीबायोटिक बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल काम आता है जी, उसका प्लांट लगता है 600-700 करोड़ रुपए का। अभी जो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लाए हैं उसमें इन्होंने सब्सिडाइज किया कि हमारी प्राइजेस सपोज चाइना से 20% ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट, सपोज कॉस्ट ज़्यादा है चाइना से, जो बनाने की लागत जो आती है बनाने में चाइना में 20% सस्ती आती है, उनकी बिजली लेबर सब सस्ता है, तो उन्होंने 20% का उसमें एक बेनिफिट ऑफर किया कि आप ये प्लांट लगाएं, आपको 5 साल तक 20% हम सब्सिडाइज करेंगे। लेकिन सर विकास ने जो बात कही थी कि आग लगने के बाद अगर आप फायर ब्रिगेड के टेंडर करेंगे तो फिर क्या बचा पाएंगे? वो आप ऐसा थोड़ी ना कि स्थिति आज इस तरीके की हुई होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें जो चीज जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आज वो मैं आपको बात अधूरी रह गई, जो आज जो एंटीबायोटिक्स के लिए जो रॉ मटेरियल के जो ये प्लांट लगते हैं वो पहले यहाँ थे, बट चाइना ने आज से 20 साल पहले इंडिया में 3-4 प्लांट थे जो ये 24 आवर्स चलते हैं, ये रुक नहीं सकता। तो वो चाइना ने रेटें सस्ती करके उनकी ये हालत करेगी कि उनको बंद करना पड़ा। अभी जो ये स्कीम आ रही है उसमें जो इंडस्ट्री का कहना था कि साहब आप इसमें हमें एक ये कवरेज दीजिए, कल को चाइना फिर दाम घटा देता है तो आप उस पर जो एंटी डंपिंग लगाएंगे उसकी हमें कंफर्मेशन दे। वो सरकार ने नहीं किया, उसके कारण आज वो बड़ी जो स्कीम है, जो ये बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट है उसमें लोग आगे नहीं आ रहे। जी सर, मुझे वो तरीका बताइए जिसके जरिए दाम को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि जनता के लिए महत्वपूर्ण यही है। इसके लिए जनता के लिए अगर अपन सीरियसली सोचे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डॉक्टरों को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकलना चाहिए कि जो भी दवाई लिखें उसको सॉल्ट नेम में लिखें। आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई दवाइयाँ जो सॉल्ट नेम में है, जेनेरिक में है, बनाने में उनमें कोई अंतर नहीं है जी। मैं विनोद कालानी जी से भी कहूँगा कि जो भी दवाई इंडिया में बनती है उसका एक ही प्रोसेस है, लेकिन दाम में जैसे मोन्टेग एलसी 180 रुपए की आती है, तो जेनेरिक दवाई वो मुश्किल से मेरे हिसाब से 40 या 45 रुपए में मिल जाती है। दर्द बहुत दिया है कोरोना ने, किसी से आसरा छीन लिया गया है तो किसी से कमाने वाला जरिया छीन लिया गया है। लेकिन उस कोरोना ने एक चीज को और सिखाया कि अगर आप सेहतमंद हैं तो बेहतर हैं, और अगर आप मरीज हो गए हैं तो दवा जरूरी है। लेकिन दवा जब महंगी हो जाए तो फिर
उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, राहत कैसे दी जाए, इस पर हम बात लगातार कर रहे हैं। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आरबी पुरी जी, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन। सर, क्या वाकई में ऐसा होता है कि एक पूरे पैकेट को खरीदना पड़े? अगर मानिए किसी को 5 दवा की टैबलेट चाहिए और उस पैकेट के अंदर 10 टैबलेट हैं, क्या मजबूरी है उसको खरीदना, या फिर उसको काट कर दिया जाता है, या फिर कोई खरीद कर ले जाए तो केमिस्ट वापस भी लेता है 5 अगर अतिरिक्त बच गई तो? अभी जो ड्रग एक्ट है उसके अनुसार भी अगर कोई भी दवाई जो है अगर बच जाती है तो वापस कर सकता है। ये हमारा भी अंडरस्टैंडिंग है मैन्युफैक्चरर के साथ, और वो उसका फुल क्रेडिट देते हैं जी। दूसरा ये है कि आज एक्ट के अनुसार, और दूसरा जो आज इतना कंपटीशन है आपस के अंदर, उसमें भी कोई दवा जो है 10 टेबलेट का अगर पैक है, अगर कोई 5 गोली मांगता है तो हर रिटेलर जो है वो 5 गोली दे करके अपने ग्राहक को अपने साथ रखना चाहता है जी। तो इस प्रकार से पूरा पैक लेना एसेंशियल है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन एक जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी शायद जिससे आप अनजान होंगे। अगर आपने ज्यादा मेडिसिन खरीद ली और वो आपके घर पर है, इस्तेमाल नहीं हो रही है, आप अपने केमिस्ट के पास जाइए जिससे खरीदे और उसको बोलिए आपको ये लेनी पड़ेगी। यह अधिकार आपको दिया गया है, ड्रग्स एक्ट के तहत अधिकार दिया गया। उस दवा को खराब मत कीजिए, वो किसी और के इस्तेमाल आएगी और 4 पैसे आपकी जेब में वापस आ जाएंगे।